नमस्कार। राजस्थान पत्रिका में आज एक गंभीर शीर्षलेख अपराधियों के आश्रम प्रकाशित हुआ है। अपराधियों के आश्रम से तात्पर्य है कि हमारे देश की संसद और हमारे देश की विधानसभा है। इस लेख में पत्रिका के प्रधान संपादक श्री कोठारी जी ने जो आंकड़े दिए हैं वह चौंकाने वाले हैं। तथ्य यह है कि संसद और विधानसभाओं में अपराधी लोग पहुंच गए हैं। संसद और विधानसभाओं में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधि भले ही माने या न माने, लेकिन जनता भी चाहती है कि ऐसे लोगों को संसद और विधानसभा जैसी पवित्र जगहों में नहीं आना चाहिए। और न्यायपालिका भी सरकार से समय समय पर प्रश्न करते रहती है कि ऐसे लोग कैसे संसद और विधानसभाओं में पहुंच जाते हैं। जब तक लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 में यह प्राविधान शामिल नहीं होता है कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित व्यक्ति आजीवन कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, तब तक अपराधी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता है। विधायिका को चाहिए कि ऐसी विधि बनाए जिससे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, देश और समाज विरोधी चुनाव के लिए नामांकन ही नहीं करा पाए। जब संविधान की धारा 370 और 35A हटाई जा सकती है, तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 को हटाकर उसकी जगह ऐसी धारा क्यों नहीं लाई जा सकती है जिसमें अपराधियों के चुनाव लड़ने में प्रतिबंध हो। राजस्थान पत्रिका में श्री गुलाब कोठारी जी का शीर्ष लेख चौंकाने वाला है कि बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, गंभीर अपराधी, साफ और बेदाग छवि वाले उम्मीदवारों से ज़्यादा संसद और विधानसभाओं में काबिज हैं। घोषित अपराधी सभी राजनीतिक पार्टियों के चहेते हैं। इनके बगैर पार्टियों का काम चलता ही नहीं है, क्योंकि धन और बाहुबल के दम पर इनको जनाधार जुटाने में महारत हासिल होती है। पार्टियां इनको टिकट देती हैं और ये बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, भूमाफिया जनता के बीच जाकर कहते हैं तुम हमें वोट दो, हम महिलाओं की रक्षा करेंगे, गरीबों को न्याय दिलाएंगे। जब बलात्कारी उम्मीदवार जनता के बीच जाकर कहता है कि वो महिलाओं की और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा, तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। भ्रष्टाचारी कहता है कि समाज का विकास करेगा, तो हंसी आती है। भूमाफिया कहता है कि वह गरीबों पर अन्याय नहीं होने देगा, तो खून खौलने लगता है। सांप्रदायिक दंगे का दोषी जनता के को सांप्रदायिक सौहार्द की बात कहता है, तो हमें ताली बजाने के बजाय उसकी हाय हाय कर उस पर चप्पल फेंकनी चाहिए। इनको वोट देने से पहले इनका विद्रूप चेहरा, कलंकित अतीत को जरूर देखना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को संसद और विधानसभाओं में भेजने के लिए हम ही उत्तरदायी हैं। पार्टियों की संकल्प शक्ति कैसी है, इसका पता तो उसी समय चल जाता है जब वह ऐसे लोगों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारती हैं। सरकारी सेवा के लिए ऐसा व्यक्ति योग्य नहीं माना जाता है जो न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया हो। यहाँ तक यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी थाने में FIR दर्ज है, तो भी उसे सरकारी सेवा के काबिल नहीं माना जाता है। तो संविधान के मंदिर संसद और विधानसभाओं में जाने के लिए यह नियम क्यों लागू नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग को दिए जाने वाले शपथ पत्र को देखकर यह आश्चर्य होता है कि 90% से ज़्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज होती है और 60% से ज़्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक मामले विचाराधीन हैं, लंबित हैं। इतना होने पर भी वह चुनाव के मैदान में जोर आजमाइश करते हैं और जीतते भी हैं। विधायिका ने न्यायपालिका के लिए कानून की सीमा रेखा तय की है। उसी सीमा रेखा के भीतर न्यायालय को अपना निर्णय देना होता है। फिर भी उच्चतम न्यायालय एक बार नहीं कई बार
विधायिका से प्रश्न पूछती है, सरकार को फटकार लगाती है, लेकिन सब बेअसर। प्रश्न वहीं पर खड़ा है कि सरकार के पास संकल्प शक्ति है क्या? शायद नहीं, क्योंकि पार्टियों के पास संसद और विधानसभाओं में पहुंचने के लिए इन्हीं भ्रष्टाचारियों, बाहुबलियों, बलात्कारियों, दंगाइयों, देशद्रोहियों, आर्थिक अपराधियों, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाले लोगों का ही सहारा है। जब सब उपाय बेअसर हैं तो ऐसे लोगों को संसद और विधानसभाओं में जाने के लिए केवल जागरूक मतदाता ही रोक सकता है। यह तभी संभव है जब सरकार 100% मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करे। मतदान का गिरता हुआ प्रतिशत यह प्रमाणित करता है कि समाज का जागरूक वर्ग मतदान से दूर रहता है और बहुत कम वोट पाने के बावजूद अपराधी हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद और विधानसभाओं में पहुंच जाता है। सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग कैसा प्रतिनिधित्व करेंगे। हमें सोचना है कि ऐसे लोग प्रतिनिधित्व करने के लायक हैं भी या नहीं। धन्यवाद।